नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास होगी वो करंट अफेयर्स को लेकर होगी और अब से मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे करंट अफेयर लेके आऊँगा। वीडियो आपकी 2 दिन 3 दिन के बाद भी आ सकती है, क्योंकि एक दिन में अगर इतना करंट नहीं होता है तो 2 से 3 दिन का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो के अंदर बना दूंगा। तो आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपकी क्लास में 14, 15, 15 और 16, ठीक है। 14, 15 और 16 ये 3 डेज के मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ और कितने रुपए का करार करा है? एक तो किस बैंक के साथ करार किया है भारत सरकार ने और कितने रुपए का करार किया है, किस चीज़ को? एक तो जो आपकी हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको सुधारना है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरा, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी जो है आपकी उनमें सुधार करना है, डिलीवरीज में सुधार करना है, समझ रहे हैं। और जो गवर्नेंस है उसका, तो उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको गुड बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो भारतीय जो आपका सरकार है, भारत सरकार है, जो जिस बैंक के साथ करार किया है, तो वो बैंक जो है आपका वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी आंसर आपका बी आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है आपका भाई? आंसर क्या है आपका? बी। बी कैसे है, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ देखिए, केंद्र सरकार ने सोमवार को गुणवत्ता केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए मनीला, ठीक है, कहाँ पर? मनीला, मनीला स्थित एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला के अंदर है। इसके साथ 400 मिलियन डॉलर का एक करार किया है, उस पर सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? एडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला के अंदर है, ठीक है। कहाँ है? मनीला के अंदर है, फिलीपींस में। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करता संयुक्त सचिव भारत सरकार की ओर से जूही मुखर्जी हैं। भारत सरकार की ओर से कौन है भाई? जूही मुखर्जी, जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है उससे रिलेटेड है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से जो है वो निदेशक है, जो भारत निवासी निदेशक है, जिनका नाम क्या है? ताकेओ कोनिशी, ठीक है, ताकेओ कोनिशी। इसके बाद बात करें कि जल निकायों का कायाकल्प, जो आपस में पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट का मेन काम क्या है? तो जल निकाय जो हैं आपके, उनका कायाकल्प करना है, स्थायी भूजल स्तर को बनाए रखना है, ग्राउंड वाटर को बनाए रखना है, कार्यक्रम में शहरी फैलाव को नियंत्रित करना और कानूनी नियामक को पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रणालीगत और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत शहरी नियोजन सुधारों में परिकल्पना की गई है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? योजना के लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं भैया? तो इंडियंस को क्या क्या मिलेंगे? शहरों को शहरी बुनियादी ढांचा जो है आपका उसको मजबूत बनाया जा रहा है। इसके बाद जो घाटे होंगे उसको कम किया जाएगा, कम से कम घाटे किए जाएंगे। और इसके अलावा जो नगर पालिका बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो भी जारी किए जाएंगे। नगर पालिका जो बॉन्ड होते हैं वो भी जारी किए जाएंगे। उधर एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आपका पीपीपी जो मॉडल है, इस पर फोकस किया जाएगा। पीपीपी जो मॉडल है इस पर मेनली इसी के ऊपर फोकस किया जाने वाला है। और ये खबर कहाँ से मिली है भाई हमें? तो ये खबर मिली है हमें, इसका जो सोर्स है हमारा वो है द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, न्यूज़पेपर। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है ये इसका सोर्स है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ अनाउंस अ बैन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यानी हाल ही में किस सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अपने देश में बैन कर दिया है, ठीक है। तो किस देश ने बैन करा है भाई? आंसर क्या होगा? नेपाल। किस देश ने बैन किया है टिकटॉक को? फिलहाल में नेपाल। भारत कोविड टाइम में ही बंद कर चुका है टिकटॉक को, और भारत के बाद नेपाल हो गया है जो नेबर कंट्रीज में आ रहा है। तो भाई नेपाल ने क्यों बंद कराए? तो नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टिकटॉक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, और उसके
दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि टिकटॉक से बहुत सारे एक तरीके से अनसोशलाइज मैसेज जा रहे थे नेपाल के अंदर। तो नेपाल की सरकार ने टिकटॉक के ऊपर क्या करा है भाई, बैन लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन टू शेड्यूल ट्राइब टू सेल देयर लैंड ऑन अदर पीपल। यानी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनको ये परमिशन दी है कि वो अपने लैंड जो हैं अब जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब के अलावा जो बाहर के लोग होते हैं उनको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होते थे, पहले जो ट्राइब्स होते थे ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्स को ही सेल कर सकते थे। अब क्या है, अदर पीपल्स को भी वो सेल कर सकते हैं। तो ये परमिशन जो है किस राज्य की सरकार ने दी है, तो आंसर क्या आएगा आपका भाई, उड़ीसा। आंसर क्या है, उड़ीसा की सरकार ने इस चीज़ को परमिशन दे दी है कि अब से उड़ीसा की जनजाति जो लोग हैं वो उड़ीसा के अलावा, जनजाति के अलावा जो शहरी लोग हैं उनको भी अपनी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसा करा क्यों है, तो देखिए जो उड़ीसा कैबिनेट है, उड़ीसा कैबिनेट ने मंगलवार को एक कानून में संशोधन करने का फैसला लिया। कानून में संशोधन करा एक तरीके से, ठीक है, अमेंडमेंट करा है। और अमेंडमेंट करते हुए जो एसटी लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको वो जो उप कलेक्टर होता है उसके रिटर्न परमिशन के साथ कोई भी आदिवासी गैर आदिवासी को अपनी ज़मीन जो है ना वो बेच सकता है। कोई भी आदिवासी गैर आदिवासी को अपनी ज़मीन बेच सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये जो सारा काम होगा, ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण एसटी द्वारा विनियमन 1956 एक कानून है, उस कानून के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम में फर्स्टली लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट किया गया था वो 2002 के अंदर किया गया था, और अब जो कि 2023 में अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट में अब से एसटी लोग जो हैं अदर लोगों को भी अपनी ज़मीनें बेच सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ नॉट अलाउड हेड कवरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम वुमेन वेयरिंग हिजाब। यानी हाल ही में किस राज्य की परीक्षा बोर्ड ने जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें सिर पर कोई भी कपड़ा ना पहनने के सुझाव दिए हैं, एक्सेप्ट जो मुस्लिम महिला होती हैं, जो लड़कियां होती हैं जो हिजाब पहनती हैं उनको छोड़कर। तो आंसर क्या होगा आपका, कर्नाटक। आंसर क्या है भाई आपका, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने फिलहाल में ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है, तो डिसीजन क्यों लिया है, तो इसमें यहाँ देखिए, कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी ने नवंबर में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नया ड्रेस कोड जारी किया है। और इस ड्रेस कोड में जो सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, जो कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी है, अधिकारियों ने सिर ढकने पर प्रतिबंध, हिजाब पहनने वाली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ये एक्चुअल में ये एक्शन लिया क्यों गया है, तो 28 अक्टूबर को एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था आपका जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आपकी उसको लेकर। तो वहाँ पर दो जगह हैं, एक तो काला बुरागी और यादगीर, दो जगह परीक्षा केंद्र थे जहाँ पर कुछ लोग जो है ना ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़े गए हैं, और ये लोग लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। तो बस इसी के ऊपर एक्शन लेते हुए सरकार ने इस चीज़ को एक्शन लिया गया और सरकार ने इस चीज़ को मैंडेट किया है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच क्रिकेटर हैज़ स्कोर्ड हिज 50th सेंचुरी ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर हु इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट स्कोरिंग हिज 49th सेंचुरी। यानी हाल में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिनका रिकॉर्ड जो है 49 शतक लगाने का है वनडे के अंदर, तो उनका 49 शतक वाला जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो और 50 शतक उन्होंने लगा लिए। तो कौन है भाई, आंसर क्या आएगा आपका, विराट कोहली। विराट कोहली हाल ही में जो मैच हुआ है आपका, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ में सेमीफाइनल मैच हुआ है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो आपका मैच हुआ है, इसमें विराट कोहली ने 50वां शतक लगाकर जो सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं, कोहली ने मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में अपना 50वां शतक लगाया। भारत ने विराट कोहली ने अपने साथी देश के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपना 50वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया है।
इसके अलावा कोहली ने बहुत सारी अचीवमेंट्स इस बार करी हैं, जैसे कि किसी भी टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में कोहली जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। विराट कोहली जो हैं इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में 674 674 रन बना दिए हैं अपने 10 मैचेस में, और अभी एक मैच और बचा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 673 रन बनाए थे 11 मैचेस में 2003 के वर्ल्ड कप में। मैथ्यू हेडन है जिन्होंने 659 रन बनाए थे 11 मैचेस में 2007 के वर्ल्ड कप में, और रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, और डेविड वार्नर जो है वो भी 647 रन बनाकर 10 मैचेस में 2019 में इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तभी टॉप, यानी एक तो उन्होंने 50 शतक लगा दी हैं, दूसरा उन्होंने ये वाली अचीवमेंट्स हासिल की है ये वाली, और तीसरी अचीवमेंट उन्होंने ये वाली हासिल की है। इसमें क्या करा है, जो रिकी पोंटिंग है इन्होंने एक दिवसीय मैचों में ना 13,704 रन बनाए थे, तो 13,704 रनों का जो रिकॉर्ड है कोहली ने इस बार तोड़ दिया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो गए हैं और एग्जाम में इनसे लेकर क्वेश्चन बन भी सकते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट 40% पीपल ट्रैप्ड इनसाइड द टनल ड्यू टू टनल कोलैप्स, यानी हाल में किस राज्य के सुरंग के धंसने से 40 लोग सुरंग के अंदर बंद हो गए हैं, 40 लोग। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए एक टनल जोड़ी जा रही है, वहाँ से उस टनल कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स में 40 लोग जो हैं उसके अंदर दब के अभी मरे नहीं है, एक्चुअली में उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो जिंदा है। ठीक है, तो आंसर क्या है, उत्तराखंड। तो गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाली एक निर्माणाधीन सुरंग है, जो ढह जाने से 40 लोग उसके अंदर फंस गए हैं। और ये जो सुरंग है ये ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा था, और इसमें लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की लंबी सुरंग है ये, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरीके से डेवलप करने का काम कर रहा है। तो इसमें जो एक कंपनी है NHIDCL, ये एक तरीके से नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, और इसके द्वारा इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा था इस सुरंग को। ठीक है, तो आंसर आप याद रखिएगा, गंगोत्री से यमुनोत्री को ये जोड़ रहा था, और उत्तराखंड में ये स्थित है, और ऑल वेदर रोड जो आपका परियोजना है उसके तहत इस सुरंग को डेवलप किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज डायरेक्टेड टू रिमूव ऑब्सेंस कंटेंट फ्रॉम हाउ मैनी OTT प्लेटफॉर्म, यानी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कितने OTT प्लेटफॉर्म को अश्लील सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर इसका आंसर 3 है। तो OTT प्लेटफॉर्म कौन से हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म में 3 OTT प्लेटफॉर्म है आपके, 3 OTT प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर रखा गया है, और 3 OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से, एक तो हंटर्स है, एक हंटर है, एक बेसरम है, और एक प्राइम प्ले है। ठीक है, इन तीनों से जो अश्लील एक तरीके से वीडियोस थी या सामग्री थी उसको हटाने को कहा गया है। और ये किस एक्ट के थ्रू हो रहा है भाई, तो IT एक्ट है आपका 2021 के अंदर, जो अश्लीलता और अश्लीलता से संबंधित कानूनों को उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया जाता है। एक IT एक्ट अधिनियम एक्ट है आपका 2000, इसमें जो यौन रूप से एक तरीके से सामग्री को दिखाया जाता है उसका उल्लंघन के थ्रू नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर 57 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको रेगुलराइज किया गया है, एक तरीके से पंजीकृत लाइसेंस दिया गया है, और इन्हीं 57 में से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको इस बार नोटिस जारी किया गया। तीनों जो प्लेटफॉर्म है उनके नाम यहाँ पर आपको सामने हैं, ये हंटर्स है, बेसरम है, और प्राइम प्ले है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा, अच्छा ठीक, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च particularly vulnerable tribal group PVTG scheme of rate 24,000 crore which is related to tribal community. Is it implemented? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं जिनको PVTG भी बोलते हैं 24,000 करोड़ की स्कीम जो कि आदिवासी समुदाय से संबंधित है लागू की है। तो किस राज्य से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर क्या है आपका, झारखंड। झारखंड राज्य से रिलेटेड है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24,000 करोड़ की स्कीम को लागू किया है। किसके लिए लागू किया है, जो PVTG ग्रुप होते हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आए तो बताएंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ठीक है भाई, क्या काम हो रहा है भाई इसमें, तो देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले से इस परियोजना को जो लागू किया है, मोदी जी ने कहाँ से लागू किया है, झारखंड का जो खूंटी जिला है वहाँ से लागू किया है। और इस परियोजना के जो आइकन है वो कौन है भाई, बिरसा मुंडा। ठीक है, आइकन कौन है भाई, मुंडा जाति के
रिवोल्ट के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बिरसा मुंडा, वो इसके आइकन रहे हैं। और भारत में अभी फिलहाल के जो जनजातीय मंत्रालय है उसके अनुसार भारत में लगभग 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, ठीक है। और एक कमीशन बनाया गया था, डेबर आयोग, डेबर कमीशन। ये डेबर कमीशन जो है ये 1961 में बना था, ठीक है। और 1961 में ही पीवीटीजी ग्रुप्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और उसने बताया था कि भाई ग्रुप्स को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ सकता है कि भाई जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं इनसे रिलेटेड जो कमीशन है उस कमीशन का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, डेबर कमीशन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी है, ठीक है भाई। तो एग्जाम में अगर आपके सामने आ जाए कि पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी जो है वो किस राज्य के अंदर है, तो आप क्या बताएंगे, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ना जो आपके ट्राइबल ग्रुप है यानी सबसे बड़ी जनजाति का आंकड़ा भारत के किस राज्य में, तो आंसर क्या बताएंगे आप, उड़ीसा के अंदर है। कितनी है भाई अभी की डेट में, तो 8,66,000। एक तरीके से टोटल पॉपुलेशन की 8,66,000 जो है वो पॉपुलेशन ट्राइब्स, ओनली ट्राइब्स की है। इसके बाद आपका जो झारखंड है ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला राज्य बन गया है। 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बन चुका है, देश का पहला राज्य ये बन चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दिया गया है कि कुछ आपके ट्राइब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्राइब्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और एग्जाम में कई बार इस चीज़ को लेके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो चीज़ें ना थोड़ी घूम ना जाए। तो आप लोगों को यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पे, आप लोगों को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे एमपी में, एमपी के अंदर कौन सी ट्राइब मिलती है, बैगा। कौन सी ट्राइब मिलती है भाई, बैगा ट्राइब मिलती है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बैगा ट्राइब मिलती है। और तेलंगाना के अंदर कोंडा सवरा ये ट्राइब मिलती है। और राजस्थान के अंदर सहरिया, सहरिया ट्राइब कहाँ मिलती है भाई, राजस्थान के अंदर मिलती है। तो कुछ ट्राइब्स के नाम है ये, और इनकी पॉपुलेशन याद करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपकी ट्राइब्स है ना, तो ट्राइब्स को याद रखना है कि किस राज्य के अंदर लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। वैसे मैक्सिमम छोटी छोटी ट्राइब बहुत सारी होती हैं, पर लार्जेस्ट ट्राइब एमपी के अंदर बैगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बैगा, तेलंगाना के अंदर कोंडा वर्सा, राजस्थान के अंदर सहरिया। और ये सोर्स क्या है भाई, तो सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेंसस 2011 की जो इलेक्शन कमीशन है उसी का ये सोर्स है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी इंडियंस हैव बीन गिवन द इन्फोसिस प्राइज अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में इन्फोसिस प्राइज कितने भारतीयों को दिया गया है, हाल ही में कितने भारतीयों को इन्फोसिस प्राइज दिया गया, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर है आपका 6 लोगों को इन्फोसिस प्राइज दिया गया है। तो भाई 6 लोग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो इंसान उनका नाम है प्रोफेसर एन त्रिपाठी, ठीक है। नाम क्या है भाई, प्रोफेसर एन त्रिपाठी हैं। ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, और इनको जो वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए और एरोसोल गठन और विकास के लिए, मार्गों की खोज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में प्रोफेसर मुकुंद थटई जो हैं ये बेंगलुरु स्थित जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने भौतिकी के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, इनको इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, इनको भौतिकी के लिए दिया गया है। तीसरे हैं आपके तीसरे अरुण शुक्ला जिनको सेल फंक्शन होता है, ठीक है, सेल फंक्शन जिसमें जी प्रोटीन और रिसेप्टर्स होते हैं, उसके काम आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है उसके लिए दिया गया। एक तरह से बायोलॉजी के लिए आप कह सकते हैं, बायो के लिए इनको दिया गया। एक है आपके प्रोफेसर भार्गव भट्ट, कौन है भाई आपके, प्रोफेसर भार्गव भट्ट हैं आपके, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई प्रोफेसर भार्गव भट्ट को, ये मैथमेटिक्स के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने एक तरीके से ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने अंकगणितीय ज्यामिति और क्रमिविनियम और बीजगणित में इन्होंने एक तरीके से एडवांस रिसर्च किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। इसके बाद जानवी फाल्की हैं। जानवी फाल्के को जो विज्ञान इतिहासकार और साइंस गैलरी बेंगलुरु की संस्थापक भी हैं ये, और इनको जो है आधुनिक भारत में विज्ञान के इतिहास में उनके शोध के लिए, आधुनिक विज्ञान में हिस्ट्री का भी अपना इतिहास होता है, तो उन्होंने रिसर्च की है। रिसर्च के रूप में उनको ये एक तरीके से जो परमाणु विज्ञान होता है उस पर रिसर्च कर रही थी, और उस पर इनको एक तरह से फिजिक्स में जानवी को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा जो परमाणु विज्ञान होते हैं उस पर रिसर्च कर रही थी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोफेसर करुणा मोंटेना। तो छठे नंबर पे कौन है भाई,
प्रोफेसर करुणा मोंटेना, इनको क्यों दिया गया भाई? तो सामाजिक विज्ञान के लिए इन्फोसिस पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के राजनीतिक विचारों के अध्ययन सम्मेलन में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर करुणा मोंटेना को शाही सिद्धांत पर उनके काम के लिए दिया गया है। तो एक तरीके से एक तरीके से राजनीतिक विचारों के अध्ययन के लिए दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल व्यूज थे, पॉलिटिकल व्यूज के ऊपर इनको दिया गया है भाई, ठीक है। इस पुरस्कार में लगभग आप कह सकते हैं कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर की एक अमाउंट दिया जाता है, और ये अमाउंट जो है ना विदाउट टैक्स होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इन्फोसिस प्राइज होता है इसमें 1 लाख डॉलर का अमाउंट दिया जाता है, और ये अमाउंट जो होता है विदाउट टैक्स होता है। और ये जो इन्फोसिस अवार्ड है 2008 से दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है भाई? 2008 से ये अवार्ड जो दिया जा रहा है। और हर साल जो है ना इस अवार्ड में लगभग 6 मिनिमम 6 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद इन 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली फ्रीडम फाइटर एन शंकरैया हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102. ही वाज ऑल्सो ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी? यानी हाल ही में एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका निधन हो गया है, ठीक है भाई। क्या नाम है उनका? एन शंकरैया। 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये स्वतंत्रता जो हमारी फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी के लिए, उसमें स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। और इन्होंने किस पार्टी की स्थापना करी थी? ठीक है, किस पार्टी की स्थापना में इनका सहयोग रहा है? तो आप क्या बताएंगे भाई? कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका सीपीएम में इनका योगदान रहा है। इन्होंने इस चीज़ में अपना योगदान दिया है सीपीएम में, ठीक है भाई। तो सीपीएम में ये योगदानी रहे हैं। तो स्वतंत्र अभी जो सीपीएम है वो सीपीआई-एम हो चुका है। तो स्वतंत्रता सेनानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य और देश में वामपंथी दलों के सबसे बड़े आंदोलन नेताओं में से एक एन शंकरैया का बुधवार को चेन्नई में निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली आरबीआई हैज बैंड विच ई कॉमर्स कंपनी फॉर इशूइंग ईएमआई कार्ड लोन्स? यानी हाल ही में आरबीआई जो है उसने किस ई कॉमर्स कंपनी पर कार्ड लोन देने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर क्या आएगा आपका? बजाज फाइनेंस। आंसर क्या है भाई? बजाज फाइनेंस के ऊपर लगा दिया गया है पाबंदी कुछ समय के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 2 डिजिटल ऋण उत्पादों ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋणों को मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का बारे में आपने जो गाइडलाइन है वो जारी करी है। तो भारत में जो आरबीआई है वो किसी भी बैंक पर कंट्रोल करने के लिए 2 एक्ट का इस्तेमाल करती है। एक तो होता है भाई आपका आरबीआई एक्ट 1935, एक होता है आपका आरबीआई एक्ट 1949। 2 एक्ट से करती है। एक एक्ट से वो लाइसेंस देती है, लाइसेंस को ख़त्म करती है, और दूसरे एक्ट से वो रेगुलेशन करती है, ठीक है। यहाँ पर गाइडलाइंस को जारी करती है इस वाले एक्ट से। यहाँ से गाइडलाइन जारी होंगी और यहाँ से लाइसेंस दिए जाएंगे। तो ये वीडियो थी हमारी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।